नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत आज जो सेशन है हमारा कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे ब्याज के आधुनिक सिद्धांत पर, है ना। तो ब्याज निर्धारण का जो आधुनिक सिद्धांत है वो जिसके अंतर्गत दोस्तों हमें पढ़ना है आईएस वक्र और एलएम वक्र। तो जानेंगे पूरे विस्तार से आईएस वक्र क्या होता है और एलएम वक्र क्या होता है और ये किस के लिए प्रयोग किया जाता है। और चूंकि अगर आप हमें निरंतर रूप से फॉलो कर रहे हैं तो आपको अब तक समझ आ चुका होगा कि सबसे पहले हमने जो है परंपरागत सिद्धांत की बात की थी ब्याज के निर्धारण के। उसके बाद हमने किन्स के तरलता पसंदगी सिद्धांत की बात की, उसमें भी ब्याज का निर्धारण पर चर्चा की गई थी। और चूंकि आज का जो सेशन होने जा रहा है दोस्तों वो भी ब्याज के निर्धारण का ही सेशन है ना। तो ये जो ब्याज का आधुनिक सिद्धांत है इसका मतलब ये हुआ कि ब्याज निर्धारित करने वाला आधुनिक सिद्धांत क्या है। इसके बाद में ब्याज का निर्धारण एक्चुअल में इस नए सिद्धांत के अकॉर्डिंग कैसे होता है, तो वो इस प्रकार से होता है, आईएस और एलएम वक्र के माध्यम से होता है। तो इनको समझना हमारे लिए सबसे बड़ा आज का विषय है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को दोस्तों। शुरू करें उससे पहले जो नए स्टूडेंट हैं जो हमें पहली बार ही फॉलो कर रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा बता दूं कि दोस्तों अभी तक बीए फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर की पॉलिटिकल साइंस हम इसी यूट्यूब चैनल पर ही कंप्लीट कर चुके हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है। प्लेलिस्ट पर जाइएगा, प्लेलिस्ट पर आपको सभी सब्जेक्ट क्रम अनुसार मिल जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसके सभी नोट्स दोस्तों आपको सभी सेशन के उसी के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाते हैं, है ना। और अगर आपको सभी नोट्स या सभी सेशन निरंतर रूप से चाहिए और अगर आप हमारी क्लासेस को निरंतर रूप से कंटिन्यू आप जो है हमें ज्वाइन करना चाहते हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर तक के लिए और निःशुल्क रूप से, तो निश्चितता आप जो है दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी जाएगी, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। सभी सेशन लाइव क्लासेस आपको कंटिन्यू उसी ग्रुप पर अवेलेबल होती रहेगी। जब आपको समय मिले आप उसको देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई चार्ज नहीं होगा। क्लियर है यहां तक का, है ना। और साथ ही साथ में ये जो सेशन है दोस्तों ये सिर्फ बीए के लिए नहीं है बल्कि बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीए एलएलबी, एमए जितने भी स्टूडेंट के जिसके भी सेशन में मैक्रो इकोनॉमी पढ़ने को मिल रहा है उन सभी के लिए दोस्तों सेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉपिक में कोई चेंजेस नहीं होता, टॉपिक सेम होता है। और चूंकि हम पूरे विस्तार से इसको लेकर आते हैं तो आप अपने सभी डाउट सेशन से क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा फोकस बना करके आपको रखने की आवश्यकता है इकोनॉमी के सेशनों में, जिससे कि आपका सेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए और कोई डाउट ना बचे। और ये तो मैं पूरे दावे से बोल सकता हूं कि सेशन के कंप्लीट होने तक अगर आप शुरू से लेकर एंड तक बने रहते हैं सेशन में तो निश्चित रूप से इस टॉपिक को लेकर के अब कोई डाउट आपको नहीं रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। थर्ड यूनिट हमारी चल रही थी और इसमें हमने दो टॉपिक अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो होने वाला है यूनिट थर्ड का तीसरा टॉपिक, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे साम्य निर्धारण क्या होता है, साम्य निर्धारण आईएस और एलएम वक्र इन पर, ठीक है। और सभी टॉपिक दोस्तों कंटिन्यू आपको टॉपिक वाइज टॉपिक ही सभी सेशन मिलने वाले हैं निरंतर रूप से। जो पुराने स्टूडेंट है वो तो अच्छी तरह जानते ही हैं, बाकी जो नए स्टूडेंट है उनको बताना भी मेरी एक ड्यूटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है। सो मैंने आपको बताया है। और आज के सेशन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों तो इसको एक बार देख लीजिएगा, है ना। 5 बिंदुओं के माध्यम से आज का टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि जो आधुनिक सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, ये एक्चुअल में क्या है इसको समझेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे आईएस कर्व को, फिर देखेंगे एलएम कर्व। इसके बाद में देखेंगे दोस्तों हम रेट ऑफ इंटरेस्ट या कहें कि ब्याज का निर्धारण होता कैसे है। इसके बाद इस सिद्धांत की आलोचना। इस प्रकार से 5 बिंदुओं के माध्यम से हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट होने वाला है। दोस्तों जब भी आप डिस्क्रिप्शन से ये नोट्स डाउनलोड करते हैं तो उसके जब इसका रिवीजन लगाने बैठे दोस्तों तो आप रिवीजन लगाने से पहले आपको ये प्रश्न पढ़ना है और इसी प्रश्न का आंसर इसमें ढूंढने का प्रयास करना है, क्योंकि जो टॉपिक हम ले रहे हैं इसी प्रश्न के आंसर पर ही निर्धारित है पूरा। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। दोस्तों थोड़े से बस आपके फोकस की आवश्यकता है, फोकस बना रहेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली है। चलिए बात करते हैं ब्याज के आधुनिक सिद्धांत की। मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप मुझे निरंतर रूप से फॉलो कर रहे हैं तो आपको शायद पता होगा कि लेक्चर नंबर 14 में हमने चर्चा की थी परंपरावादी सिद्धांत की, जिसमें ब्याज के निर्धारण पर चर्चा की गई थी। उसके बाद लेक्चर नंबर 15 में भी हमने चर्चा की थी जिसमें हमने देखा था किन्स का तरलता पसंदगी सिद्धांत, और इस तरलता पसंदगी सिद्धांत में भी ब्याज के निर्धारण पर ही चर्चा हुई थी।
ठीक है ना। लेकिन ये जो विश्व की जो विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं थी, चूंकि समय के साथ साथ परिवर्तित होती है, उस परिवर्तन के कारण वो दोनों ही सिद्धांत अब सटीक रूप से कार्य नहीं कर पा रहे थे। इसी को लेकर के, बदलती हुई परिस्थितियों को लेकर के ही दोस्तों दो अन्य विद्वान आते हैं, प्रोफेसर हिग्स और प्रोफेसर हैंसन। नाम लिखा हुआ है, प्रोफेसर हिग्स और प्रोफेसर हैंसन। इन दोनों विद्वानों ने क्या किया कि परंपरावादी सिद्धांत को और तरलता पसंदगी सिद्धांत किन्स का, उन दोनों सिद्धांतों को लिया और इन दोनों सिद्धांतों से उन्होंने दो दो बातों को उठाया, दो दो तत्वों को लिया और लेकर के एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया। एक शब्द और इन्होंने बीच में ऐड कर दिया। इस प्रकार से इनके सिद्धांत में 5 शब्द आ चुके थे, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको सिर्फ अभी फिलहाल के लिए स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको याद कितना रखना है, समझिए इसको, कि प्रोफेसर हैंसन और हिग्स ने तरलता पसंदगी सिद्धांत और परंपरावादी सिद्धांत को मर्ज करते हुए, या कहें कि इन दोनों सिद्धांतों के आधार पर एक नए सिद्धांत को जन्म दिया। इसी कारण से ये जो आधुनिक सिद्धांत है दोस्तों, ये नव किन्सियन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। इन विद्वानों ने परंपरावादी सिद्धांत से दो तत्व लिए, बचत और निवेश को। उसी प्रकार से किन्स का जो तरलता पसंद की सिद्धांत था, उससे भी दो तत्व लिए, नगद मुद्रा की मांग और नगद मुद्रा की शर्तें, ठीक है। नगद मुद्रा की शर्तें अर्थात की ब्याज, है ना। तो इन चारों शब्दों को मिलाया इन्होंने, चारों शब्दों को मिलाया और इन चारों शब्दों के अलावा इन्होंने एक शब्द और, आय वाले शब्द को और जोड़ दिया। इस प्रकार से इन्होंने एक नए सिद्धांत की व्याख्या की। 5 विशेष शब्दों के साथ में इन्होंने नए सिद्धांत की व्याख्या की। कौन से 5 शब्द हो गए? अब देखिए, परंपरावादी सिद्धांत से बचत और निवेश हो गया 2 शब्द, किन्स के सिद्धांत से नगद मुद्रा की मांग और नगद मुद्रा की शर्तें 2 शब्द ये, और एक आय। ये 5 शब्दों को मिलाकर के इन्होंने एक आधुनिक सिद्धांत को जन्म दिया। क्लियर है यहां तक का? ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पर दोस्तों कि इस सिद्धांत को इन्होंने बनाया कैसे, आप समझिए जरा, इसकी थोड़ी समझ लीजिए, खाली बेसिक है। इन्होंने फोकस किया सबसे पहले किन्स के सिद्धांत पर। अब चूंकि आपने देखा था ना कि 2 वक्र पर हम चर्चा करने वाले हैं, आईएस वक्र पर और एलएम वक्र पर। तो ये चूंकि ये जो वक्र है, ये जो कर्व है, एलएम कर्व और आईएस कर्व, ये आए कहां से? अब देखिए कहां से आए। किन्स के, बेसिकली याद रखिए, किन्स के सिद्धांत से आया एलएम कर्व और परंपरावादी सिद्धांत से आया आईएस कर्व। समझिए फिर से कैसे आया, क्योंकि किन्स ने अपने सिद्धांत में कहा था कि जो ब्याज का निर्धारण होता है ना, ब्याज का जो निर्धारण होता है वो किस बिंदु पर होता है? तो वो होता है तरलता पसंदगी और मुद्रा की मात्रा, जब इन दोनों में संतुलन स्थापित हो जाता है। किस किस में? किन्स ने क्या कहा था? किन्स ने कहा था कि तरलता पसंदगी और मुद्रा की मात्रा में जिस बिंदु पर संतुलन स्थापित हो जाए, उसी बिंदु पर हमें ब्याज निर्धारित कर देना चाहिए, उसी बिंदु पर ब्याज निर्धारित कर देना चाहिए। अब चूंकि किन्स का जो ये सिद्धांत है ये मुद्रा के संतुलन की बात करता है, इसलिए इन्होंने एक नए कर्व को जन्म दिया। किस कर्व को? एलएम कर्व को। एलएम कर्व कहां से बना? एल फॉर तरलता पसंदगी और एम फॉर मुद्रा की मात्रा। ये शॉर्ट फॉर्म भी आप लोग याद रखेंगे ना। एल को हम क्या बोल रहे हैं? तरलता पसंदगी, और एम को क्या बोल रहे हैं? मुद्रा की मात्रा। तो ये यहां से इन्होंने एलएम वक्र बनाया और कहा स्पष्ट रूप से कि जो एलएम वक्र है ये मुद्रा के संतुलन को बताता है। क्या बताता है? एलएम वक्र मुद्रा के संतुलन की बात करता है। ठीक है, अब चलिए, ये तो किन्स वाली बात हो गई थी। अब आगे बढ़े, ये परंपरावादी सिद्धांत पर जाते हैं। तो परंपरावादी सिद्धांत की खासियत क्या थी? इससे 2 तत्व कौन कौन से लिए थे? बचत और निवेश, है ना। तो निवेश के लिए हम आय का इस्तेमाल करेंगे और बचत के लिए एस का। तो यहां से इन्होंने कहा था, परंपरावादियों ने कहा कि जिस बिंदु पर निवेश और बचत दोनों में संतुलन स्थापित हो जाए, उसी बिंदु पर ब्याज का निर्धारण कर देना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इस बचत और निवेश वाले वक्र पर, अर्थात कि आईएस वक्र से जो है यहां पर ये आय के संतुलन की बात करता है। आय के संतुलन की बात करता। अगर आय में संतुलन होगा तो निवेश और बचत में संतुलन बना रहेगा। अगर आय गड़बड़ाएगी तो निवेश और बचत दोनों गड़बड़ा जाएंगे। क्यों? मान लीजिए आय आपकी बहुत अच्छी खासी है, तो आपकी जो है आप इन्वेस्टमेंट भी अच्छा कर पा रहे हैं और घर में बचा भी अच्छा पा रहे हैं। लेकिन अगर अचानक से आय आपकी आधी या आधी से भी कम हो जाए, तो क्या आप उतनी ही मात्रा में निवेश कर पाएंगे या उतनी ही मात्रा में बचत कर पाएंगे? तो आप बोलेंगे नहीं कर पाएंगे।
सिंपल सी बात है, क्लियर है ना। इसलिए कहा गया है कि आय के संतुलन को कौन बताता है दोस्तों, आईएस वक्र बताता है। यहां तक का क्लियर है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लोग आईएस वक्र की, ठीक है ना, जो आय के संतुलन को बताता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप दोस्तों समझते चलिए, इसको स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए, एकदम इजी कंसेप्ट है, कुछ भी ज्यादा इस तरह डिफिकल्ट नहीं होगा। देखिए आईएस वक्र जो है दोस्तों आय के स्तरों और ब्याज दर के संयोगों को बताता है। आईएस वक्र जो है ये आय के स्तर और ब्याज की दर, इन दोनों जो बिंदु होते हैं ना, इन दोनों बिंदुओं के संयोगों को बताता है। ये बताता है कि किस आय के दर पर, किस आय के स्तर पर, मतलब कितनी आय पर कितनी ब्याज दर होगी। समझिए यहां पर कितनी आय पर, कितनी इनकम पर कितना ब्याज होगा। ब्याज आय ज्यादा होगी तब ब्याज ज्यादा होगा या कम होगा, ये सारी बातें ये आईएस कर्व समझाने का प्रयास करता है, समझाता है, ठीक है। देखिए अब आगे बात करते हैं। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो विनियोग एवं ब्याज की दर में विपरीत संबंध होता है। क्या कहा यहां पर, विनियोग मतलब इन्वेस्टमेंट और ब्याज, है ना, निवेश और ब्याज में विपरीत संबंध होता है। कैसे होता है कि ब्याज की दर अगर ऊंची होगी तो निवेश जो है कम होगा, ब्याज की दर ऊंची होगी तो निवेश कम होगा, और ब्याज की दर नीची होगी तो विनियोग अधिक होगा। कैसे होगा भैया, क्यों होगा, आप इन निवेश करेंगे तो निवेश करने के लिए आपको पैसा चाहिए, पैसा आप मार्केट से उठाएंगे, है ना, बाजार से उठाएंगे। तो बाजार में ये बताइए कि ज्यादा ब्याज होगा तब आप बाजार से पैसा उठाएंगे, या फिर ब्याज कम होगा तब पैसा ज्यादा उठाएंगे। सिंपल सी बात है यार, ब्याज कम होगा तो आप ज्यादा निवेश करेंगे मार्केट से पैसा उठा करके, है ना। तो ब्याज कम होने पर निवेश ज्यादा और ब्याज ज्यादा होने पर निवेश कम, हो गया ना विपरीत संबंध, क्लियर है। इसके अलावा देखिए इसके विपरीत अगर बात करें तो बचत और आय में एकदम सीधा संबंध होता है। आय ज्यादा तो बचत भी ज्यादा, तो यार सीधा संबंध हो चुका है ना। स्टेप बाय स्टेप याद रखते चलिए ना इसको। क्यों, क्योंकि देखिए आय के बढ़ने पर बचत बढ़ जाती है और आय के कम होने पर बचत भी कम हो जाती है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करेंगे कर्व की ओर। ये एक सामान्य तथ्य था जो आपने जाना अभी आईएस कर्व का। अब हम कर्व की ओर मूव करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों समझ चलिए, पूरा फोकस रहना सेशन पर, है ना। जरा सी भी चूक हुई ना आपसे, जरा सा अगर आपका ध्यान भटका, इस सेशन आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा हेलीकॉप्टर की तरह, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। हेलीकॉप्टर फिर आवाज करता है, सेशन आवाज नहीं करेगा, याद रखना। टॉपिक अपने आप निकल जाएगा सर के ऊपर से, कुछ भी याद नहीं आने वाला। चलिए नहीं, दरअसल क्या आता है, कुछ स्टूडेंट की थोड़ी सी एक हैबिट होती है, कुछ इतने फोकस हो जाते हैं सेशन को देखने पर कि वो देख यहां रहे होते हैं और होते कहीं और है ना। इतनी बजे बुलाया था, जा नहीं पाया, तो कहीं ध्यान कहीं और, है ना। तो प्लीज इकोनॉमी है, थोड़ा सा फोकस हो जाइए। अगर कहीं पर हो ना तो वापस लौट आइए, बाद में चले जाना, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, यहां पर बचत आय पर निर्भर होती है, ठीक है। इसलिए आय के विभिन्न स्तरों पर बचत भी विभिन्न भिन्न होगी। सिंपल सी बात है ना। आय बचत पर ही डिपेंड करती है ना, जितनी ज्यादा आय होगी उतनी ज्यादा बचत कर पाएंगे आप लोग। तो इसलिए कहा गया है कि आय के स्तर, जैसे जैसे आय का स्तर होंगे वैसे वैसे बचत भी उस स्तर के अकॉर्डिंग होगी, है ना। उसी को आप ध्यान दीजिएगा। यहां पर मान लेते हैं कि आय के 5 स्तर है, और आय के 5 स्तरों को नाम दिया हमने Y1, Y2, Y3, Y4 और Y5, क्लियर है। उसी प्रकार से, और ये बढ़ते क्रम में है ना, बढ़ते क्रम में याद रखिएगा। और उसी प्रकार से बचत के भी 5 स्तर हैं, चूंकि आय के 5 स्तर हैं तो बचत के भी 5 स्तर होंगे। अगर आय Y1 पर सबसे कम है तो बचत भी S1 पर सबसे कम होगी, ठीक है ना। इसको हमने पेयर में दिया है। देखिए बचत का पहला स्तर S1 Y1 पर, है ना। S1 मतलब इतनी बचत होगी Y1 आय पर, इसलिए एक पेयर बनाया। S2 Y2, S3 Y3, S4 Y4, S5 Y5, क्लियर है। आइए अब इन स्तरों को हम लेकर चलते हैं चित्र पर, और चित्र पर समझने का प्रयास करते हैं। चलिए कंप्यूटर बाबा प्लीज यार डिस्टर्ब मत करो, पढ़ोगे आगे। चलिए कोई बात नहीं, फिर से रिस्टार्ट कर लेंगे इसको। कंप्यूटर महाशय को शायद पता नहीं कुछ कमी रह चुकी है इनमें,
चलिए यहीं से थे हम, ये शुरू करते हैं। आइए अब दोस्तों हम आ चुके हैं चित्र पर। अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझना है ना, कहीं भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब देखिए जो स्तर आपने अभी देखे थे उन स्तरों को मैं एक बार यहां पर आपको एक्सप्लेन कर दूं, जिससे कि आपकी कंफ्यूजन पूरी खत्म हो जाए। देखिए आय के स्तर दिख रहे हैं आपको, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, ये 5 स्तर आय के मतलब इनकम के, ठीक है। और बचत की बात करें, देखिए Y1 पर S1 बचत है ना, हर स्तर पर आय के स्तर के साथ ही बचत का स्तर चलता जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर जब आय इतनी थी Y1 थी तो बचत भी S1 थी, क्लियर है। ये पेयर हमेशा बना रहेगा, है ना। देखिए Y2 पर S2, Y3 पर S3, Y4 पर S4, बना हुआ एक क्रम है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, देखिए सबसे पहले हमने इस कर्व में क्या लिया है कि Y1 यहां पर है, और ये जो आय का जो स्तर है ना कैसा हो जा रहा है, गिरता हुआ जा रहा है, गिरता हुआ जा रहा है ना। लेकिन ये क्रम इसका बढ़ा हुआ है, क्रम बढ़ा हुआ, याद रखिएगा आय कम नहीं हो रही है, आय बढ़ते हुए क्रम में है, लेकिन जो इसका कर्व है ना वो नीचे की ओर जाएगा। रीजन क्या है उसका, रीजन बताता हूं मैं आपको, अभी सुनते चलिए, इसके पॉइंट मैच करते चलिए। देखिए ये स्तर, इसके बाद में नीचे वाला जो ग्राफ देख रहे हैं दोस्तों, नीचे वाला जो लाइन देख रहे हैं, इसमें है बचत और विनियोग, और एक तरफ दिया गया है आपको ब्याज की दर। ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट R1, R2, R3, R4 और R5। इतना क्लियर है ना यहां तक का। चलिए और ये जो यहां जो साम्य स्थापित हो रहा है, ये साम्य के बिंदु है, ये जो बिंदु दिख रहे हैं ना, जहां पर ये M है ना और R जहां पर मिल रहे हैं, या ऐसा मान लीजिए कि जो Y1 का जो बिंदु है ये क्या है, ये साम्य की अवस्था है, क्लियर है। ये साम्य के बिंदु है जहां पर ये साम्य स्थापित कर रहे हैं, ये बिंदु साम्य स्थापित हो रहा है यहां पर। अब ये क्या होता है ये पूरा डिस्कशन में पढ़ के और मैं आपको समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं पूरे के लिए, ठीक है ना। और इन बिंदुओं को हमने नाम दिया है P1, P2, P3, P4 और P5, क्लियर है इतना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए चित्र से स्पष्ट है कि आय बढ़ने पर बचतों के बढ़ने से ये क्रमशः दाईं तरफ खिसक रहे हैं। क्या कहा यहां पर, आय बढ़ने से, देखिए आय बढ़ती जा रही है, Y1, Y2, Y3, Y5 तक पहुंच रही है, आय बढ़ रही है। तो आय के बढ़ने से ये जो क्रम है ना, ये क्रम देखिए नीचे की ओर खिसकता जा रहा है, नीचे की ओर, दाईं ओर नीचे की ओर खिसकता जा रहा है ये क्रम, ठीक है ना। तो जब आय का स्तर Y1 है तब बचत और विनियोग का में साम्य कहां पर स्थापित हो रहा है दोस्तों, P1 और M1 पर हो रहा है। देखिए M1 का बिंदु है और ये P1, ये इसको हमने P1 नाम दिया था, इस बिंदु को P1। तो जब आय हमारी, जब इनकम हमारी Y1 है, उस समय M1 और P1 में एक साम्य स्थापित होता है। तो P1 और M1 में साम्य स्थापित हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो R1 है, ये जो R1 है, R1 हमारे ब्याज का निर्धारण का बिंदु होगा, ब्याज के निर्धारण का बिंदु होगा, मतलब इसी बिंदु पर हम ब्याज निर्धारित कर देंगे। अन्य शब्दों में समझते हैं, आय Y1 का जो आय का स्तर है, इस पर P1 और M1 व साम्य ब्याज दर है जो बचतों और विनियोग में साम्य स्थापित करती, बचत और विनियोग में साम्य को स्थापित करती। मतलब ये कि जब हमारी इनकम Y1 है, उस समय अगर हमारा ब्याज R1 होगा तो हमारा बचत और विनियोग में संतुलन बना रहेगा। इसका मतलब ये हुआ, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कहने का आशय यह है कि जब हमारी इनकम Y1 होगी, जब हमारी इनकम Y1 होगी, उस समय अगर हमारा जो ब्याज है, जिस ब्याज पर हमें मार्केट से पैसा मिल रहा है, वो ब्याज अगर R1 होगा तो ही बचत और विनियोग में संतुलन बना रहेगा, बचत और विनियोग में संतुलन बना रहेगा। उसी प्रकार अन्य पॉइंट की बात करें, अगर मान लेते हैं, हम बात करें कि जब हमारी आय का स्तर Y4 है, आय का स्तर क्या है Y4, या हमारी आय कितनी है, इनकम कितनी Y4 है, तो उस समय जब हमारी इनकम Y4 है, उस समय अगर हमारा ब्याज R4 होगा, तभी जाकर के ये P3, माफ कीजिएगा P4 और M4 इसमें संतुलन या साम्य स्थापित हो पाएगा। और जब इसमें साम्य स्थापित होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि बचत और विनियोग में संतुलन बना रहेगा।
क्लियर हो रहा है यहां तक का? चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए ब्याज दर P1 और M1, ब्याज दर जब हम बात करें ब्याज दर P1 और M1 मतलब कि R1 रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, पर बचत और विनियोग OM के बराबर है। किसके? OM के बराबर। देखिए बचत और विनियोग कितना दोस्तों यहां पर इस बिंदु के बराबर है, OM के बराबर है, ठीक है ना। जब आय बढ़कर Y2 हो जाती है तो ये बिंदु भी आगे खिसक जाता है, ये आय का स्तर खिसक जाता है ना, तो क्या हो जाता है? OM2 हो जाता है, ये OM2 हो जाता है, ठीक है, OM2 के बराबर हो जाता है। इसी प्रकार से क्रम आगे खिसकता जाएगा, आगे क्रम खिसकता चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम यहां से इसका मतलब हम ये इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये जो आय के विभिन्न स्तर है, ये आय के स्तर से ही बचत और विनियोग में संतुलन स्थापित होता है। और वो कैसे होता है कि आय के स्तर से हमें ब्याज की दर का पता चलता है, और जिस बिंदु पर ब्याज की दर साम्य अवस्था में हो, उसी स्तर पर हमारे बचत और ब्याज में संतुलन बना रह सकता है। क्लियर यहां तक का ना? चलिए अब आगे अब चर्चा करते हैं इसी का बचा हुआ पार्ट। अब थोड़ी सी इसकी थ्योरी आ चुकी है दोस्तों। देखिए थोड़े से थ्योरेटिकल पार्ट पर बात करेंगे। यह वक्र ब्याज की दरों तथा आय के स्तरों में संबंध को बताता है, ठीक है ना। आय के स्तर में देखिएगा ब्याज की दर और आय के स्तर में संबंध को बताता है। अब चूंकि पूरा आयस वक्र है किस पर निर्धारित? ब्याज और आय पर, है ना। तो इस वक्र का प्रत्येक बिंदु बचत एवं विनियोग के साम्य को दर्शाता है। तो आयस वक्र एक परिवार के आय के विभिन्न स्तरों पर दी गई जो बचत और विनियोग के आधार पर ज्ञात की जाती है। आयस वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है आयस ढाल का। जबकि आय बढ़ती है लेकिन फिर भी इसका जो ढाल होगा वो ऋणात्मक होगा, नीचे गिरता हुआ होगा, अर्थात वह दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। इस कारण ब्याज की जो दर है वो आय स्तर के विपरीत संबंध को बताती है। जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ता जाता है वैसे वैसे ब्याज की दर क्या होती है? घटती जाती है। इस प्रकार आय के स्तर पर ब्याज की दर में विपरीत संबंध पाया जाता है। क्लियर है यहां तक का? चलिए आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। आगे बात करेंगे हम, आगे बात करेंगे एलएम वक्र की, है ना। एलएम वक्र पर चर्चा करते हैं। ये सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि सेशन में पॉइंट जो आईएस वक्र और एलएम वक्र है इसमें थोड़ा समय ज्यादा देने की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए, है ना। अच्छा एलएम वक्र पे अब चर्चा करें दोस्तों। तो एलएम वक्र क्या होता है? एलएम वक्र देखिए आईएस वक्र में क्या था? आय का संतुलन की चर्चा की जा रही थी जिसमें बचत और विनियोग में संतुलन बना रहेगा आईएस वक्र में। और एलएम वक्र किस पर था? तो एलएम वक्र था मुद्रा के संतुलन पर। मुद्रा में संतुलन बनाकर रखना है ना। तो मुद्रा का जहां संतुलन होगा वहीं पर ब्याज का निर्धारण हो जाएगा। आइए पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं इसको भी, पॉइंट टू पॉइंट इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मौद्रिक क्षेत्र में तरलता पसंदगी फलन एल और मुद्रा आपूर्ति एम आय तथा ब्याज की दर में संबंध स्थापित करता है। सिंपल सी कहानी है, तरलता पसंदगी और मुद्रा की पूर्ति, इन दोनों में जहां संतुलन होगा वहां पर ब्याज की दर निर्धारित हो जाएगी। इसीलिए कहा गया है कि तरलता पसंदगी और मुद्रा आपूर्ति और ब्याज की दर, इन तीनों में संतुलन को या तीनों में संबंध को दर्शाने वाला कोई एक ग्राफ है, कर्व है, कौन है? एलएम कर्व है। तो हेंसन ने कहा था, देखिए हेंसन ने कहा था कि तरलता पसंदगी सिद्धांत से हमें आय के विभिन्न स्तरों पर तरलता पसंदगी एल वक्रों की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि केंद्रीय बैंक जो मुद्रा की आपूर्ति निर्धारित करता है उसके द्वारा मुद्रा आपूर्ति एम ज्ञात हो जाता है, ठीक है ना। तो किन्स से जो इन्होंने सिद्धांत लिया था तरलता पसंदगी, वहां से इन्होंने एल को उठा लिया। और केंद्रीय बैंक जो मुद्रा की आपूर्ति करती है, पिछले सेशन में आपको बताया था मैंने कि जो मार्केट में जो मुद्रा की पूर्ति होती है वो केंद्रीय बैंक के द्वारा होती है, इसलिए वो एक स्थायी रूप से रहती है, उसमें उतार चढ़ाव नहीं होता है। ब्याज का या इनका फर्क या उसका जो इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है ना, वो पूर्ति पर प्रभाव नहीं पड़ता, पूर्ति एक जैसी रहती है ना। तो इसलिए कहा गया देखिए कि इन्होंने तरलता पसंदगी से एल को लिया और केंद्रीय बैंक की जो मुद्रा की पूर्ति थी ना, आपूर्ति, उससे इन्होंने एम को ले लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका एलएम वक्र बनकर के तैयार हो चुका था। अतः एलएम वक्र हमें क्या बताता है कि ये आय के स्तरों पर ब्याज की विभिन्न दरें बताता है कि विभिन्न आय के स्तर पर ब्याज की दर क्या होगी, है ना। डिफरेंस है, आईएस वक्र की तरह नहीं है, याद रखिएगा। आईएस वक्र में भी आय के स्तर पर ब्याज की दर दिख रही थी और यहां पर भी आय के स्तर पर ब्याज की दर का ही पता चलने वाला है, लेकिन डिफरेंट तरीके से। वास्तव में एलएम वक्र हमें बताता है कि आय के
नीचे स्तर पर ब्याज की दर नीची होती है। देखिए ध्यान दीजिएगा यहां पर, उसमें क्या हो रहा था, उस वाले में क्या आता था दोस्तों, आईएस कर्व में क्या था, आईएस वक्र में क्या पढ़ा था हमने कि आय के, अगर आय का जो आय के स्तर जब बढ़ रहा था तो वहां पर ब्याज की दर कम हो रही थी। आय का स्तर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे ब्याज की दर कम होती जा रही थी। लेकिन एलएम वक्र में आय का स्तर गिरने पर ब्याज की दर भी गिरती जा रही है ना, है डिफरेंस, ठीक है ना। तो इस प्रकार एलएम वक्र जो है आय और ब्याज की दर में सीधा संबंध बताने वाला है। चलिए कैसे बात करेंगे। अब थोड़ा सा हम उसके स्तरों की चर्चा कर लेते हैं कि चित्र में हमने किस स्तर को क्या नाम दिया है। देखिए चित्र में आय के बढ़ते हुए स्तरों को सेम रहेगा, वही जो हमने पिछली बार यूज किया था आइस वक्र में। आय के बढ़ते स्तरों y1 y2 है ना, इस प्रकार से y5 तक। और तरलता पसंदगी को हमने एल नाम दिया है, जहां पर वहां पर हमने एस लिया था सेविंग के लिए, है ना, एस लिया था, वहां पर ये एल आ चुका है। अब तरलता पसंदगी के लिए एल आ गया, तो L1 पहला स्तर, Ly पर L1 स्तर, L2 y2, L3 y3, L4 y4 और L5 y5। क्लियर है ना। तो आय बढ़ने पर तरलता पसंदगी बढ़ती है, इसलिए ये रेखा है दाएं ऊपर की ओर, मतलब ये ग्राफ जो है अब ऊपर की ओर बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको, इस प्रकार से ऊपर बढ़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। चलिए समझते हैं आगे। यार ये बार बार हैंग क्यों हो रहा है आज इसको प्रॉब्लम क्या है। आज काफी शायद क्लास का लोड आज इस सिस्टम पर भी पड़ रहा है, काफी हैंग मार रहा है आज। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। चलिए अब दोस्तों इसको एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं एलएम वक्र को। देखिए नीचे वाली जो लाइन है इसमें हमने नगद मुद्रा की आपूर्ति ली है, और आपूर्ति कौन कराता है पता आपको, सेंट्रल बैंक, है ना, आरबीआई। तो आरबीआई के द्वारा यह मुद्रा की पूर्ति होती है। मुद्रा की पूर्ति को हमने एम नाम दिया था। तो देखिए ये जो रेखा है ये सीधी खींची गई है, इसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है ना, मुद्रा की आपूर्ति में कोई उतार चढ़ाव नहीं है ना, कम ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल बैंक के द्वारा, मतलब सरकार के द्वारा मुद्रा की पूर्ति की जा रही है, इसलिए इस पर किसी का प्रभाव नहीं होगा, पहली बात। दूसरी चर्चा देखिए, दूसरी साइड हमने लिया है ब्याज की दर। ब्याज की दर जैसा कि हमने आईएस कर्व में ली थी, ठीक है ना। नाम दिया है y1 y2 y3 बढ़ते हुए क्रम में ऊपर की ओर जा रहा है। उसी प्रकार से तरलता पसंदगी भी बढ़ते हुए क्रम में है दोस्तों, ऊपर की ओर, है ना। y1 ये पेड़ बना हुआ है, y1 के साथ L1 और L2 के साथ y2, L3 के साथ y3, इस प्रकार से इनका एक पेड़ बना हुआ है। अब जो ये बिंदु आपको दिख रहे हैं, ये बिंदु साम्यता की दृष्टि साम्यता दर्शाते हैं, है ना, साम्यता दर्शाते हैं, और इसी साम्य के बिंदु पर ही यहां पर ब्याज का निर्धारण होना है। अब विशेष देखने वाली बात यह है कि जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा है ना। देखिए यहां पर चित्र में मान लिया गया है कि केंद्रीय बैंक ने नगद मुद्रा की मात्रा, मतलब कि ओएम को निर्धारित कर दिया है, इस मात्रा को निर्धारित कर दिया है, इस मात्रा को निर्धारित कर दिया, ओम मात्रा कितनी होगी, ठीक है। तो चित्र में आय के स्तर y1 पर ब्याज की दर कितनी होगी, P1M होगी, P1M होगी, P1 ये P1 बिंदु है, ये P1 बिंदु है, ठीक है। ये P2 होगा, ये P2 होगा, इसी प्रकार से ये P3, ये P4 और ये P5। क्लियर है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर, तो y1 पर ब्याज की दर, ब्याज दर पर P1M या फिर R1 होगी। इस पर नगद मुद्रा की मांग अर्थात तरलता पसंदगी, नगद मुद्रा की आपूर्ति का साम्य स्थापित होगा। किस किस में, देखिए दोनों में साम्य है ना, आय में और तरलता पसंदगी में, या ऐसा कहें कि तरलता पसंदगी में और मुद्रा की आपूर्ति में, दोनों में जो है यहां पर साम्य स्थापित हो रहा है। और जहां पर तरलता पसंदगी में और मुद्रा की आपूर्ति में जो है साम्य स्थापित हो जाए तो वही बिंदु ब्याज निर्धारण का बिंदु होता है, ब्याज निर्धारण का बिंदु होता है। इसीलिए दोस्तों यहां पर देखिए L1 माफ कीजिएगा P1 और M वाले बिंदु पर, P1 और M वाले बिंदु पर जो है R1 निर्धारित कर दिया गया है, ठीक है ना। तो नगद मुद्रा की मांग एवं आपूर्ति OM के बराबर है। देखिए नगद मुद्रा की मांग और आपूर्ति किसके बराबर होगी, OM के बराबर होगी। इसी प्रकार आय के स्तर y2 पर ब्याज की दर R2 होगी, और इस पर भी नगद मुद्रा की मांग और नगद मुद्रा की आपूर्ति में
साम्य होगा तो ये क्रम पूरा R5 तक जाने वाला है, ठीक है ना। तो अगर एक बिंदु समझ आ गया तो आगे तक के पूरे बिंदु आपके क्लियर अपने आप हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इस प्रकार LM वक्र जो है आय के स्तर और संबंधित ब्याज दरों को व्यक्त करता है, ठीक है ना, कि आय का स्तर क्या होगा तो ब्याज की दर कितनी होने वाली है। केंद्रीय बैंक के द्वारा नगद मुद्रा की आपूर्ति और तरलता पसंद की रेखाओं की स्थिति में परिवर्तन होने पर LM वक्र में भी सिंपल सी बात है परिवर्तन हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं इसी में कि LM वक्र का ढाल जो है दोस्त, जहां पर IS वक्र का ढलान ऋणात्मक था, नीचे गिरता हुआ था, उसके विपरीत LM वक्र का जो वक्र है वो उसका ढलान जो है वो धनात्मक है ना, धनात्मक है। LM वक्र दाएं ऊपर बढ़ता हुआ होता है, इसका कारण होता है LM वक्र में ब्याज की दर और आय के स्तर में सीधा संबंध होना। ब्याज में और आय में दोनों में सीधा संबंध था, जबकि IS वक्र में ब्याज और आय में विपरीत संबंध था, है ना। तो दूसरे शब्दों में देखा जाए तो आय के ऊंचे स्तर पर नगद मुद्रा की मांग अधिक होती है। ब्याज का जब ऊंचा स्तर होगा तो यहां पर नगद मुद्रा की जो मांग होगी वो ज्यादा होगी, जबकि नगद मुद्रा की आपूर्ति दी हुई है, इसलिए ब्याज की दर भी ऊंची होगी। इस प्रकार आय के स्तर और ब्याज की दरों में सीधा संबंध होता है। आई होप LM वक्र और IS वक्र दोनों अब आपके क्लियर हो चुके होंगे। अब फाइनली दोस्तों हम बात करते हैं कि ब्याज के निर्धारण किन कंसेप्टों पर किस प्रकार से किया जाता है। फाइनली कैसे जो आधुनिक सिद्धांत के अनुसार ब्याज का निर्धारण कैसे किया जाता है। आइए ध्यान दीजिए दोस्तों, जो चित्र में आपको दिखा रहा हूं, इस चित्र में यहां आप देख पा रहे हैं, यहां पर दोनों कर्व लिए गए हैं। IS कर्व भी लिया है, IS वक्र भी लिया है और LM वक्र भी लिया है। फाइनली हम अगर एक शब्द में बोलूं तो यहां पर अब ब्याज का निर्धारण कैसे होगा। ब्याज का निर्धारण उस बिंदु पर होगा जहां पर IS और LM दोनों वक्र एक दूसरे को काटते हो। कहां पर काट रहे हैं दोस्तों, ये E बिंदु पर काट रहे हैं, मतलब इसी E बिंदु पर हम ब्याज की दर निर्धारित कर देंगे। दैट्स ऑल, बस इतना ही सिद्धांत है ये। और इस एक लाइन को समझने के लिए हमने इतनी लंबी कहानी अभी तक समझी है ना। तो ब्याज के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार ब्याज की दर उस बिंदु पर निर्धारित होगी जहां पर IS और LM वक्र एक दूसरे को काटेंगे, है ना। चित्र में E बिंदु पर ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, अतः ब्याज की दर जो है OR होगी। क्या होगी? OR होगी। क्लियर है ना। अतः बिंदु E पर आय संतुलन और मौद्रिक संतुलन दोनों एक दूसरे के बराबर है। आय का संतुलन और मुद्रा का संतुलन दोनों एक दूसरे के बराबर, मतलब कि IS भी बराबर है और LM भी बराबर है, एक दूसरे के बराबर है। तो ब्याज की दर OR के अतिरिक्त अन्य किसी भी ब्याज की दर पर ऐसा दोहरा संतुलन देखने को संभव नहीं है। जहां पर देखिए स्पष्ट है कि OR ही ब्याज की वह संतुलन दर है जहां पर आय के एक ही स्तर पर चारों तत्व कौन? बचत, निवेश, तरलता पसंदगी और मुद्रा की मात्रा, इसमें ये आपस में सब बराबर हो जाते हैं। तो यही ई बिंदु ही वो बिंदु है जहां पर चारों तत्व एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, चाहे वो परंपरावादी सिद्धांत वालों के हो, चाहे वो किन्स के तरलता पसंद के सिद्धांत के हो, है ना। जहां से चारों तत्व इन्होंने लिए थे, जहां पर चारों तत्व बराबर हो जाते हैं, वही बिंदु जो है ई होता है और उसी ई बिंदु पर ब्याज की दर को निर्धारित कर दिया जाता है। क्लियर है। चलिए, सिस्टम भी बार बार परेशान कर रहा है दोस्तों। इसकी आलोचना में 3 बिंदु मात्र लिखे हुए हैं, उनको आप पढ़ेंगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू।